ओके, हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने वर्क डन पढ़ा था और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। ओके, रिवर्सिबल के लिए क्या था, इरिवर्सिबल के लिए जस्ट एक ही लाइन है, वो मैं अभी करा दूंगी। आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, जो आज हमने करना है, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब वो प्रोसेस जहां पर जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। एंड फ्री एक्सपेंशन, व्हाट डू मीन बाय फ्री एक्सपेंशन? जब भी गैसेस को आपने मान लो, देखो मैंने एक सिलेंडर में गैस फुली फिल्ड है, ठीक है। ओके, फिल करके रखिए, पिस्टन लगा के बंद करके रखा हुआ है सिलेंडर को, ठीक है। इफ मैं सिलेंडर को वो जो पिस्टन है वो ओपन कर देती हूँ, ठीक है, तो वो गैस क्या करेगी, जो सिलेंडर के अंदर थी वो बाहर निकलेगी, है ना, एक्सपांड हो जाएगी। अब ये जो बाहर गैस निकल रही है, इसको मैं कंट्रोल कर रही हूँ क्या? मैं नहीं कंट्रोल कर रही। मैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ी थोड़ी निकलने दे रही हूँ या मैं कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगा रही हूँ जिससे गैस ज्यादा एक बार में ना निकले, ठीक है। तो मैंने क्या, गैस को फ्रीली बाहर निकलने दिया, है ना, फ्रीली एक्सपैंड होने दिया, तो इसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ओके, ओपन आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होती है, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करती है, वो आइडियल गैस होती है। ओके, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। ओके, अब अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है एंड इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल मतलब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते प्रोसेस को, ठीक है। एट दैट टाइम क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू, क्योंकि क्यू आपके किस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम टेलिंग यू डेल यू इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। जीरो, इसका जो आपको फॉर्मूला है वो आगे हीट कैपेसिटी वाले में मैं दिखा दूंगी कैसे। डेल यू की जीरो, सॉरी टेम्परेचर के अगर जीरो है, टेम्परेचर चेंज जीरो है, डी टी जीरो है, तो डेल यू जीरो हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू, है ना। ओके, और वर्क डन क्या होगा जी, यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन हो रही है, तो मतलब बाहर कुछ लिटिल बिट प्रेशर हो सकता है एयर का, है ना, तो वो प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज पी एक्सटर्नल। ओके, देन वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। हम जानते हैं वर्क डन गैसेस के केस में पी डेल वी के फॉर्म में हम लेते हैं, पी डी वी या पी डेल वी, पी वी वर्क डन भी से हम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज। ओके, प्रेशर आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर जो भी एटमॉस्फेयर का होगा, उस रूम का जो प्रेशर होगा उस रूम में एयर का, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको चेंज इन वॉल्यूम से, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। उस जब वो सिलेंडर के अंदर थी उस टाइम उसका क्या वॉल्यूम था, दैट इज वी इनिशियल। जब वो एक्सपैंड हो गई है दैट पर्टिकुलर स्पेस में, उस टाइम अब एक्सपैंड होने के बाद जो वॉल्यूम है गैस का, दैट इज वी एफ, मतलब फाइनल वॉल्यूम। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट आइसोथर्मल रिवर्सिबल heat transfer by using this formula. Okay, now ये तो इरिवर्सिबल के लिए था। रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? रिवर्सिबल के लिए तो हमने अभी फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में, है ना, कि क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी एफ माइनस अपॉन वी आई। अच्छा, ये माइनस डब्ल्यू समझ में आ रहा है ना? माइनस डब्ल्यू क्या शो कर रहा है यहाँ पे, है माइनस डब्ल्यू क्या शो कर रहा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वेन एवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वी कंसिडर डब्ल्यू एज पॉजिटिव, ठीक है। हम वर्क को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ये कन्वेंशनल साइन है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताए थे। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस डब्ल्यू है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यहाँ पर भी सिस्टम ही वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, अगर एडियाबैटिक चेंज हुआ फॉर एडियाबैटिक चेंज, ये तो ऊपर वाले जो दो इक्वेशन है वो आइसोथर्मल के लिए है। अगर कह रहे एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज मतलब नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो मतलब क्यू क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, हीट आपकी जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल यू इज इक्वल टू था क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो क्यू तो जीरो हो गया, तो डेल यू किसके इक्वल हो जाएगा? डब्ल्यू एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्यों बोला? क्योंकि ये जो वर्क डन है, हम कंडीशन है कि हीट जो है चेंज इन हीट जीरो होना चाहिए, हीट में चेंज नहीं आना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, क्लियर। Now here is the problem 6.2, very simple. 2 liter of ideal gas at a pressure of 10 atmospheric expands isothermally. Okay, सब कुछ बता रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और प्रेशर है आपका 10 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस इनटू अ वैक्यूम। वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है, ठीक है। ओके, अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर। तो पहले तो इनिशियल वॉल्यूम था आपका कितना, इनिशियल वॉल्यूम नहीं दिया, हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड
हाँ सॉरी 2 लीटर, हाँ इनिशियल वॉल्यूम था 2 लीटर और फाइनल वॉल्यूम है आपका 10 लीटर। ओके, वी इनिशियल वी फाइनल, और एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, कितना लगाया 10 एटमोस्फेयर का तो नहीं है, जीरो वैक्यूम में, क्योंकि एक्सपेंड कहाँ हो रही है, वैक्यूम में हो रही है, वैक्यूम में प्रेशर है नहीं है, ठीक है। तो आपको निकालना हीट एब्जॉर्ब और कितना वर्क डन हुआ। तो क्यू किसके इक्वल था जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू था -W, ठीक है, वर्क डन के इक्वल, क्योंकि एक्सपेंशन का जब भी काम होगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा। एक्सपेंशन हमेशा, एक्सपेंशन में हमेशा सिस्टम वर्क करता है जनरली, ठीक है, नॉर्मली फ्री एक्सपेंशन में। ओके, उसके बाद पी एक्सटर्नल तो आपका जीरो है, क्योंकि हम एक्सपैंड कर रहे हैं वैक्यूम में, वैक्यूम में तो कोई हवा ही नहीं, कुछ एयर ही नहीं, तो कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। तो पी एक्सटर्नल जीरो है, तो बेशक चेंज इन वॉल्यूम हुआ हो, बट यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0 × 8 मतलब जीरो, मतलब क्यू भी क्या है, जीरो, मतलब ना ही कोई वर्क डन हुआ है। अगर आपने उस गैस को वैक्यूम में एक्सपैंड किया है तो ना ही कोई वर्क डन हुआ है, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.3, ये शायद तुम खुद कर लो, मैं चाहती हूँ तुम खुद करो, बहुत ही सिंपल सा ही है। 6.4 मैं करा रही हूँ, ठीक है, ये भी सिंपल है बट स्टिल कंसीडर द एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम 6.2 फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली। कह रहे 6.2 में जो क्वेश्चन था उसको ही आपने कंसिडर करना है। बस आइडियल गैस का अमाउंट दिया है 1 मोल और रिवर्सिबल प्रोसेस है 6.2 में, ये जो हमने ऊपर किया था 10 लीटर है ना, 2 लीटर 10 लीटर है ना, ये वाला। तो देखो आपको याद हो, अगर हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये जो इक्वेशन है दिस वन, ये है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, irreversible isothermal. For reversible process you will use this equation, q is equal to minus m is equal to 2.303 nRT, ये जो हमने यहाँ पर भी निकाली थी ये वाली, ये वही इक्वेशन है, ठीक है। 6.5 लो वी एफ माइनस वी एस वी आई, ठीक है। ओके, वी एस लगा लो, वी आई लगा लो, जो भी इनिशियल वॉल्यूम है कहने का मतलब, डिनोमिनेटर में इनिशियल वॉल्यूम, न्यूमरेटर में फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो एन कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हैं, आर आर जो कि गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे लेनी है आपने 0.8206, टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है। और इसको क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है ना रिएक्शन, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो व्हेनेवर जब आप यहाँ पर इक्वेशन में टेम्परेचर पुट करोगे ना, कैपिटल टी जब भी कहीं भी दिखता है ना फॉर्मूला में, कहीं भी केमिस्ट्री में कैपिटल टी दिख रहा है, मतलब टेम्परेचर आपको केल्विन में डालना है, ठीक है, केल्विन में। ओके, आप 273 ऐड कर दो 25 में, तो आपका टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर जिन्होंने फाइनली इसको सॉल्व किया, देन ये आगे वैल्यू लो, अच्छा ये log 5 ये log 5 अगर तुमको नहीं कैलकुलेट करना आता कैसे करते हैं, मैं आपको आज ही एक वीडियो मैंने बना रखा है, मेरे चैनल पर भी है वैसे, बट स्टिल मैं उसका लिंक आपको शेयर करूंगी, कैसे लॉग और एंटी लॉग फाइंड आउट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। ओके, क्लियर। तो log 5 की वैल्यू जो है 0.699 है, तो इसको जब पूरा सॉल्व कर ले तो आ गया आपका इतना लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपका आ गया वर्क डन, ठीक है, या फिर हीट ट्रांसफर, क्योंकि Q इज इक्वल टू था -W। ओके, इज इट क्लियर। नाउ एंथैल्पी को डिफाइन करने जा रहा है, व्हाट इज द एंथैल्पी एंड ओके। तो यहाँ पे उन्होंने देखो जो इक्वेशन थी ना, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू की यहाँ पे वैल्यू पुट गई है -P डेल वी, ये वाली, ये जो है ना -P डेल वी, ये जो अभी मैं इसको गूगल पे दिखाती हूँ आपको करके। देखो ये ना बस थोड़ा सा दिमाग, मैं चाहती हूँ जब भी मैं आप मेरा लेक्चर सुनो ना, प्लीज एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो, सो दैट कि आपको लेक्चर थोड़ा सा मतलब आप इसमें एक्टिव रहें, क्योंकि ये ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको लगता होगा कि इतनी मैं कम लिख पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिसमें मैं लिख पाऊँ। तो W जो है आपका, W इन केस ऑफ -P x इंटू क्या था, डेल वी, डेल वी, डेल इज द सिंबल फॉर चेंज,
चेंज इन वॉल्यूम VF माइनस VI, दैट इज योर चेंज इन वॉल्यूम, जिसे हम डेल वी बोलते हैं। तो वी कैन राइट दैट कि माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, या फिर हम लिख दें माइनस पी डेल वी। पी मतलब कोई भी प्रेशर जो भी एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल आप एक्सपेंड कर रहे हो तो एक्सटर्नल, ठीक है, या कुछ और काम कर रहे हो PdV का। तो यहाँ पर देखिए क्यू में अगर इस वाले क्वेश्चन में आप W की वैल्यू पुट कर दें, दिस द वैल्यू फॉर W, तो डेल यू क्या हो जाएगा, डेल यू जाएगा क्यू माइनस पी डेल वी, है ना। दिस इज योर डेल यू। डेल यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। U इज द सिंबल फॉर इंटरनल एनर्जी एंड Q इज द सिंबल फॉर हीट। ओके, हीट का सिंबल है Q। P इज फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, ओके, W इज फॉर वर्क डन। ओके, अब देखो ये उसने यहाँ पे लिखा है डेल यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी। क्यू पी कुछ नहीं है, क्यू पी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर हीट, हीट एब्सॉर्ब हुई है जो या फिर इवॉल्व हुई है वो एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी डेल वी। ओके क्लियर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो दो स्टेट्स के लिए ये इक्वेशन लिखी है कि अगर मान लो डेल यू मतलब सपोज करो इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 थी, फाइनल U2 है, तो डेल यू क्या हुआ U2 माइनस U1, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी। डेल वी क्या था, मैंने डेल वी बताया आपको, चेंज इन वॉल्यूम, तो V2 माइनस V1 कर दो। ओके, V2 माइनस V1, जब आप इसको ओपन करोगे और रीअरेंज करोगे तो आपको इक्वेशन ऐसी मिल जाएगी, क्यू पी इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 2 वाले सब्सक्रिप्ट वाले एक साइड किए हैं, 1 सब्सक्रिप्ट वाले एक किए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से आपको एक और चीज बता देते हैं थर्मोडायनेमिक की, एक दूसरा फंक्शन दैट इज एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी, एंथैल्पी का सिंबल होता है H, ठीक है। H इज इक्वल टू होता है U प्लस पी वी। H का क्या वैल्यू है, U प्लस पी वी। U इज इंटरनल एनर्जी, P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब पहली बात तो एंथैल्पी क्या होता है और हीट क्या होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो एंथैल्पी कुछ नहीं, एंथैल्पी द स्पेशली द अमाउंट ऑफ हीट, है ना, एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सर्टेन कंपाउंड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है। कोई सर्टेन कंपाउंड या तो हीट एब्सॉर्ब करे या रिलीज करे ड्यूरिंग अ रिएक्शन, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज योर एंथैल्पी, ठीक है। एंड सिंबल ऑफ एंथैल्पी इज कैपिटल H, ओके। देन व्हाट इज हीट, हीट इज जस्ट नॉट, हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना, हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। अगर कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है एनर्जी ट्रांसफर की वजह से, वो क्या है, वो हीट है, ठीक है। तो बट एंथैल्पी क्या है, किसी प्रोसेस के दौरान, ठीक है, किसी रिएक्शन के दौरान amount of heat absorbed or released, ठीक है, by a certain compound during a reaction is enthalpy, clear। तो देखो क्यू, ये जो U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, ठीक है, ओके, ये आपका क्यू है। अब देखो H को इन्होंने डिफाइन कर दिया U प्लस PV, है ना, तो इसका मतलब क्या है, ओह सॉरी, H को U प्लस PV डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो U2 प्लस PV2 क्या हो जाएगा, H2, लिख दिया H2। U1 प्लस PV1 क्या हो जाएगा, H1, लिख दिया H1। तो QP क्या है, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल H, ठीक है। डेल H इज योर चेंज इन एंथैल्पी, ओके, चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनहांस करेंगे कि अगर आपकी जो 6.7 इक्वेशन है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, देखती हूँ H प्लस, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। तो इक्वेशन है आपकी H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है। अभी कंडीशन ये है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को चेंज नहीं करना। तो मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए 1, ठीक है, इनिशियल स्टेट के लिए H1 क्या हो जाएगा बेटा, U1 प्लस अब PV1, P को मैंने P1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं प्रेशर को कांस्टेंट ले रही हूँ, ठीक है, ओके। प्रेशर मेरा कांस्टेंट है P, तो चाहे P1 हो चाहे P2 हो, यहाँ पर दूसरा भी जो प्रेशर आएगा, दूसरी जो कंडीशन आएगी उसमें भी प्रेशर आपका सेम रहेगा P, दैट इज, ठीक है। सिमिलरली मैंने किसी फाइनल स्टेट के लिए इस क्वेश्चन को डिफाइन किया, H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा U2 प्लस PV2, है ना, PV2, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम,
प्रेशर देखो मैंने दोनों में पी रखा है, पी क्यों रखा है, क्योंकि मैंने इस कंडीशन में जो मैं जिसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ओके, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो इफ यू सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1, okay, if you subtract equation 2 from equation 1, it will become H2 minus H1. H2 minus H1 will be equal to U2 minus U1, है ना, प्लस, ओ सॉरी ये V लग गया, यहाँ पे U आएगा, ओके, तो U2 माइनस U1 प्लस प्लस, अब देखो PV2 PV2 माइनस PV1, ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, H2 माइनस H1 मतलब चेंज इन एंथैल्पी है ना, चेंज इन एंथैल्पी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल H, इसको हम लिखेंगे डेल H। U2 माइनस U1 को क्या लिखेंगे, डेल U, क्या लिख देंगे, डेल U। अब यहाँ पर देखो P को कांस्टेंट ले लो, बाहर निकाल लो, P को कॉमन ले लो, ओके, P को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, V2 माइनस V1 को क्या लिख सकती हूँ, डेल V, है ना, तो मैं इसको फाइनली यहाँ पर डेल V लिख रही हूँ, ठीक है, V2 माइनस V1 को मैं लिख रही हूँ डेल V। तो इक्वेशन आप देखना ध्यान से जरा क्या बन गई है, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल B, ठीक है, डेल H इज इक्वल टू, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, ओके, क्लियर, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V, ओके, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसने यही किया है, इसी इक्वेशन को जो आपकी H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी पे कंडीशन लगा के ये इक्वेशन इसने फाइनलाइज कर दी, चेंज कांस्टेंट प्रेशर वगैरह उसने चेंज मेजर किया, तो डेल H इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी आपका आएगा, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल भी, साइन भी देख लेते हैं, अगर डेल H जो है नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट एक्सोथर्मिक में हीट आपकी इवोल्ट होती है, जब भी हीट इवोल्ट होगी तो नेगेटिव साइन रखना है, ओके, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ओके, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो हमने डेल H को क्या साइन देना है, डेल H को हमने पॉजिटिव साइन देना है फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और एक्सोथर्मिक के लिए हमने डेल H को नेगेटिव साइन देना है, डेल H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक, ओके। अब यहाँ पे देखो, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो तो चलो ये तुम बिल्कुल स्पेशल केस नहीं है, उसका कुछ खास अलग बात है नहीं है, यहाँ पर तुम देख लो, हाँ, ये आइडियल गैस इक्वेशन में उसने थोड़ा सा करके दिखाया है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। अब देखो मान लो कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है ए से बी तक, है ना, ए से बी तक जा रही है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने पहले रिएक्टेंट के लिए इक्वेशन डिफाइन करी, पी वी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी, ठीक है, वी ए क्या है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम, है ना, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, आर इज योर गैस कांस्टेंट, और टी मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया है। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए डिफाइन कर दिया, पी वी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी, बी VB is your volume of the product, NB is your number of moles of the product B. Okay, clear? When you subtract this equation from first one, okay, this one from this one, okay, then you will get PVB minus PVA, है ना, is equal to NBRT. Right side में देखो NBRT minus NART. अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये RT है और ये भी RT है, कॉमन ले लो, है ना, ये भी RT है और ये भी RT है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने देखा कॉमन लेके NB माइनस NART, है ना, इधर क्या लूँ हूँ, P इधर भी है और P है ये, और यहाँ पर भी P है, ठीक है, तो आपने क्या किया, P को कौन बाहर लिया, कॉमन लिया, अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, VB माइनस VA, ओके, तो इक्वेशन बिकम लाइक दैट, है ना, P ब्रैकेट VB माइनस VA इज इक्वल टू NB माइनस NART, ओके। What is VB minus VA? What is VB minus VA? That is that change in volume, ठीक है, change in volume मतलब P del V is equal to NB minus NA, change in number of moles. So we express it as del NG.
व्हाट इज जी रेफर्स टू, जी रेफर्स फॉर गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो डेल एन जी नंबर ऑफ मोल्स जो है ये हम गैसियस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल एन जी आर टी, ओके, डेल एन जी आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंडीशन है गैसियस होनी चाहिए, क्योंकि आइडियल गैस की इक्वेशन है, ठीक है। तो गैसियस ही होनी चाहिए। जब मैं गैस पे इक्वेशन लगा रही हूँ तो आपका सब्सटेंस गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ये जो इक्वेशन है वो लिक्विड स्टेट वाले, कहीं पर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिखता है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिक्विड स्टेट में, वहां पर आप ही नहीं लगाओगे, ठीक है। सिर्फ गैसियस स्टेट्स में आप लगा सकते हो, और वो भी तब जब आपका जो सब्सटेंस है वो आइडियली बिहेव कर रहा हो, ठीक है। अब देखो वेरी सिंपल, ये जो आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है इसको थोड़ा याद रखना, पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन जी आर टी, पी डेल वी इज इक्वल टू डेल एन जी आर टी। तो वी विल पुट दिस इक्वेशन 6.9 का जो रिजल्ट है वो हम 6.8 में पुट करेंगे। यहाँ पर देखो था ना हमारे पास डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, है ना। अब पी डेल वी की वैल्यू क्या है डेल एन जी आर टी, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन 6.8 क्या बन जाएगी, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी की जगह क्या रखोगे डेल एन जी आर टी, ठीक है। डेल एन जी आर टी आपने कर देना है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आप एंथैल्पी निकालोगे ना तो ध्यान रखना दो तरीके हैं आपके पास, या तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी कर दो। अगर न्यूमेरिकल में प्रेशर दिया है, चेंज इन वॉल्यूम दिया तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर न्यूमेरिकल में आपके पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स दिया है रादर देन चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, देन यू विल यूज दिस इक्वेशन 6.10, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये भी मैं बता देती हूँ। अगर आप वाटर वेपर को अज्यूम करो परफेक्ट गैस, वो उसने आपको कंडीशन दिया है, प्लीज अज्यूम वाटर वेपर एज परफेक्ट गैस, ठीक है। मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, कितना दिया पानी 1 मोल एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो आपकी मोलर एंथैल्पी चेंज है दैट इज 41 किलो जूल, 41 किलो जूल पर मोल, ये आपकी मोलर एंथैल्पी चेंज है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या दिया है डेल यू, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब डेल यू, आपको डेल यू निकालना है, ठीक है। आपको डेल एच दिया है और आपको नंबर ऑफ मोल्स बताए हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी विल प्रोसीड इट। देखो यहाँ पर 1 मोल लिक्विड वेपोराइजेशन हो रहा है वेपर्स का, लिक्विड का, ठीक है। 1 मोल ऑफ लिक्विड आपका 1 मोल वेपर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ओके। तो नाउ रिएक्टेंट का भी 1 ही मोल है और प्रोडक्ट का भी 1 ही मोल है ना। कोई ऐसा डिफरेंस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, ओके ओके ओके। नाउ डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। अब ये जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल था, याद करो मैंने कहा था गैसियस स्टेट के लिए ही वैलिड होगा, लिक्विड स्टेट पर डेल एन जी नहीं करना। मतलब अगर यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट आपका गैसियस स्टेट में, लिक्विड आपका कैसा है लिक्विड स्टेट में है, मतलब है ना, रिएक्टेंट आपका लिक्विड स्टेट में है, तो आपको लिक्विड स्टेट में जो रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं देखने, ठीक है। चेंज के दौरान जब आप डेल एन जी निकालोगे, अगर ये यहाँ पर रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में होता, देन यू विल, आप क्या करते, जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको सब्सट्रैक्ट करते रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स में से, ठीक है, ओके। बट यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट तो गैसियस स्टेट में है बट रिएक्टेंट आपका गैसियस स्टेट में नहीं है, वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो मतलब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0, है ना। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 0 हो गए। किसके लिए फाइंड कर रही हूँ मैं, डेल एन जी के लिए। डेल एन जी था चेंज इन नंबर मोल्स ऑफ द गैसियस एटम, ठीक है, चेंज इन नंबर मोल्स ऑफ द गैसियस एटम या फिर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओके क्लियर। तो यहाँ पर इसके तो हमने लेने नहीं, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट का कितना मोल है, प्रोडक्ट आपका गैसियस स्टेट में उसका 1 मोल है, तो 1 माइनस 0, डेल एन जी कितना आया 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ से डेल यू को देखो निकाल लिया, क्योंकि डेल यू ही हमने फाइंड आउट करना है। डेल यू विल बिकम डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी। डेल एच की वैल्यू दी है 41 किलो जूल पर मोल, डेल एन जी आपका 1 हो गया अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने आपको समझाया। आर की वैल्यू है 8.3 जूल पर केल्विन एंड टेम्परेचर है 373 केल्विन, ठीक है, ओके क्लियर। उसके बाद जब आप इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 41 में सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपका आंसर आ रहा है 37.90, ठीक है, आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल करना है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स में न्यूमेरिकल ही सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद है
एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? ठीक है, वेरी सिंपल. जो प्रॉपर्टीज उस प्रोडक्ट के या उस कंपाउंड के क्वांटिटी या साइज ऑफ मैटर पर डिपेंड करें. ठीक है, जैसे मास एक क्वांटिटी है ना, मास हम मेजर करते हैं. तो अगर मैं ज्यादा ले रही हूँ कोई चीज तो उसका मास ज्यादा आता है ना. ओके, मैंने ज्यादा चावल लिया तो चावल का ज्यादा मास आएगा, कम चावल लिया तो मास कम आएगा. तो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ना. वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर मैंने बड़े कंटेनर में डाला है तो सॉरी, अगर बड़ा कंटेनर है मेरे पास जिसमें लिक्विड है, डेफिनेटली उसका वॉल्यूम ज़्यादा है. छोटा कंटेनर है तो उसका वॉल्यूम कम है. ओके, क्लियर. इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, डू रिमेंबर इट, हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, क्लियर. ये सब अमाउंट पर या फिर मैटर के साइज पर या उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं. अगर मैटर का साइज या उसका अमाउंट या क्वांटिटी डिफर करेगी, चेंज होगी, तो इन क्वांटिटीज की प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी. ठीक है, ओके. उसके बाद इंटेंसिव क्या होगा? वेरी सिंपल है ना, इसका बिल्कुल उल्टा, जो डिपेंड नहीं करती है क्वांटिटी के साइज पर या फिर मैटर के साइज पर, जो डिपेंड नहीं करती है कि मैटर कितनी क्वांटिटी में लिया है, अपने मैटर का क्या साइज है, उस पर, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, उसमें आगे को इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर. ठीक है, तो इवन डेंसिटी आप पानी चाहे एक चम्मच लो, चाहे पानी जग भर के लो, पानी की डेंसिटी उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है. ठीक है, सिमिलरली टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर सेम रहता है. ऐसा थोड़ा ना था कि साइज बड़ा होने से टेम्परेचर, साइज से तो टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं है, है ना. अभी थोड़ा ना कोई स्टेट छोटा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, कोई स्टेट बड़ा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है साइज वाइज से, है ना, क्लियर. सिमिलरली प्रेशर. ओके, ये सब आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है. ठीक है, ओके. उसके बाद यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बतानी थी, हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्लियर. देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है, जनरली क्या होता है कि आपने देखा होगा जो अगर किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादा राइज किया है, इट मीन्स वहाँ पर हीट ज़्यादा ट्रांसफर हुई होगी, है ना. यही मैं कह सकती हूँ, है ना. जैसे मैं पानी को गर्म कर रही हूँ, है ना, पानी को दो बंदों को मैंने दिया है काम कि पानी को गर्म करो, एक ने ज़्यादा गर्म कर दिया, दूसरे ने कम गर्म किया है. तो जिसने ज़्यादा गर्म किया है पानी को, डेफिनेटली उसने पानी को गर्म करने में ज़्यादा हीट यूज़ की होगी, है ना. ज़्यादा देर तक गैस चलाई होगी या फिर ज़्यादा लकड़ियाँ जलाई होंगी, तब जाकर उसका पानी ज़्यादा गर्म हुआ, है ना. मतलब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर. ठीक है, तो इस कंसेप्ट के बेस पर हमने एक क्वेश्चन डिफाइन की है. क्यू इज इक्वल टू कफिशिएंट, कोई कफिशिएंट आएगा, इनटू डेल्टी. डेल्टी इज योर चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, ये जो कफिशिएंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जनरली सी लिखते हैं यहाँ पर. ठीक है, सी ही आपका क्या है, हीट कैपेसिटी. ठीक है, सी क्या है आपका, हीट कैपेसिटी है. ठीक है, हर लिक्विड की, सॉलिड की अपनी या गैस की कुछ अपनी पर्टिकुलर हीट कैपेसिटी होती है. ठीक है, और हीट कैपेसिटी होता क्या है, अभी ये भी थोड़ा सा समझेंगे. ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, देखो यहाँ पर इसको मैं समझाऊंगी यहाँ से, एक मिनट वेट. यस, ओके. पहले तो हीट कैपेसिटी को समझने के लिए आप सबसे पहले हमको जरूरत है स्पेसिफिक हीट को समझने की, कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है. ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं हम, कि इफ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास. ठीक है, आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो किसका, किसी मैटर का या किसी चीज का जिसका मास कितना है, यूनिट मास है, 1 मास है. ठीक है, ओके, बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मान लो मेरे पास 1 ग्राम कोई चीज है. ठीक है, ओके, तो उस 1 ग्राम जो मैटर मेरे पास है उसका मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है. पहले 24 था, मान लो मैंने 25 करना है उस 1 ग्राम सब्सटेंस का. ठीक है, क्लियर. तो ये उस 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए मुझे डेफिनेटली कुछ हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, है ना.
कुछ ना कुछ हीट का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक यूनिट मास सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज हीट, दैट इज स्पेसिफिक हीट, ओके, दैट इज स्पेसिफिक हीट, ओके। और हम स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, डू रिमेंबर इट, स्मॉल सी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होगा जी, हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, जब आप 1 मोल है ना, आप मान लो पर्टिकुलर कितना भी सब्सटेंस है आपका कि क्या बोलते हैं, मान लो अगर आप इस हीट कैपेसिटी, मान लो ये तो यूनिट मास के लिए थी स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे देखो, अगर मैं स्पेसिफिक हीट को मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मेरे पास 10 ग्राम है, अभी मेरे पास 1 ग्राम नहीं है, अब मेरे पास 10 ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है, उस 10 ग्राम सब्सटेंस के, अब देखो कि उस 10 ग्राम सब्सटेंस, अगर 1 ग्राम के लिए सी हीट की रिक्वायरमेंट है 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, तो 10 ग्राम के लिए कितनी होगी, 10 × C, है ना। अगर 1 ग्राम के लिए C अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मास m है तो टोटल हीट का रिक्वायरमेंट कितना होगा, C × M, है ना। ये जो टोटल हीट का रिक्वायरमेंट हुआ है ना, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी कैपिटल C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के। तो हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मास पर डिपेंड कर रही है। इसको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, देखो स्मॉल सी, दिस इज योर स्मॉल सी, ठीक है, मैं स्मॉल सी को रेड से डिनोट करूंगी, कैपिटल सी को तो वैसे दिख जाएगा। स्मॉल सी है आपका 1 यूनिट मास, मान लो 1 ग्राम मास है ना, को आपने इसका टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस आपने इस सब्सटेंस का टेम्परेचर को राइज करना है। अब कैपिटल सी अगर मान लो आपका मास जो है वो है समझो 10 ग्राम, मैंने बोला 10 ग्राम मास है, उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, सो दैट कि हम उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, ठीक है। तो मान लो 1 ग्राम के लिए सी की थी, स्मॉल सी है ना, 10 ग्राम अगर सब्सटेंस आ गया तो उसके लिए कितनी होगी, 10 × स्मॉल सी, है ना, 10 × स्मॉल सी, ओके। ये जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हो गया 10 ग्राम के लिए, है ना, 10 × C हो गया ना, तो ये जो है उस सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, जो आपने लिया है 10 ग्राम, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की 10 ग्राम सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और स्मॉल c को हम क्या बोलते हैं, हम स्मॉल c को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ये स्मॉल c आपका है स्पेसिफिक हीट, ओके, क्लियर। तो ये आप याद रखना। तो आपकी जो है ये क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी जो कि कैपिटल सी है, वो आपकी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, क्या स्पेसिफिक हीट एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा, कोई बताए मुझे, स्पेसिफिक हीट एक्सटेंसिव होगा या फिर इंटेंसिव होगा। अगर आप ध्यान से देखें ना, स्पेसिफिक हीट मास इंडिपेंडेंट है, वो 1 ग्राम के लिए ही हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जो ये स्पेसिफिक हीट है वो 1 ग्राम के लिए है, कंडीशन है कि सब्सटेंस आपका 1 ग्राम होना चाहिए, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मास चेंज नहीं होगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि 1 ग्राम की ही करनी है। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, याद रखना, दिस इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Okay, now come to the topic. Similarly, ऐसे ही इन्होंने मॉलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करी है। मॉलर हीट कैपेसिटी होती है Cm, और वो होती है C/N, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल। तो Cm मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट क्या हुआ, 1 ग्राम सब्सटेंस की या फिर यूनिट मास की, ठीक है। ग्राम तो नहीं उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने बोला कि यूनिट मास होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक हीट के लिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी मतलब जो सब्सटेंस में कितने, सब्सटेंस में 1 मोल होना चाहिए, वो 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए जिसके आप हीट कैपेसिटी मेजर कर रहे हो, ठीक है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर फॉर्मूला है था कि Q इज इक्वल टू C × ΔT। C इज योर हीट कैपेसिटी, ΔT क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपको ये पता हो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या हीट कैपेसिटी है और
कितना टेम्परेचर का राइज हुआ है, ठीक है, ठीक है। जनरली तो आप मेजर कर सकते हैं कि कितनी हीट सप्लाई हुई होगी, ठीक है। क्यू कितना होगा, हीट सप्लाइड कितना होगा, वो आप मेजर कर सकते हैं अगर आपको हीट कैपेसिटी नोन हो और आपको चेंज इन टेम्परेचर पता हो कि कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। ओके, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे एक रिलेशन भी दिया है सीपी और सीवी, ठीक है। आपको मैं बता दूं सीपी सीवी क्या है। सीपी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज सीपी एंड सिमिलरली हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज सीवी। ओके, तो क्यू डिफाइन किया है, क्यू क्या था, सी इंटू डेल टी, है ना। तो क्यू भी क्या होगा, सी वी इंटू डेल टी। सिमिलरली क्यू पी सी पी इंटू डेल टी, ठीक है। तो ये जो अमाउंट होता है ये होता है डेल यू के इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। क्यू भी है सी वी डेल टी इज इक्वल टू डेल यू। सिमिलरली क्यू पी क्या होता है, सी पी डेल टी इंटू इज इक्वल टू डेल एच, ठीक है। मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसे हम बोलेंगे डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर उसे हम बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी डेल एच। ओके, क्लियर। फिर उन्होंने सीपी और सीवी के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। देखो सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन है, वी नो दैट कि डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पीवी, है ना। वी नो दैट ना, एच इज इक्वल टू क्या था, यू प्लस पीवी, तो इन्होंने डेल लगाया है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। तो अब देखो डेल पीवी है ना, तो फॉर वन मोल ऑफ गैस, फॉर अ मोल ऑफ गैस पहले लिख दिया, फॉर अ मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल कितना लिया, वन लिया है। तो पीवी किस इक्वल हो जाएगा, पीवी जनरली होता है एनआरटी के इक्वल होता है, एनआरटी, है ना। एन की वैल्यू 1 है तो मतलब पीवी किस इक्वल हो गया, आरटी के, है ना। तो यहाँ पे पीवी की जगह आरटी पुट कर दिया, ठीक है। फिर डेल यू इज इक्वल टू डेल आरटी था ना, आर तो कांस्टेंट है, आर में तो कभी चेंज आएगा नहीं, ठीक है। तो आर कांस्टेंट मतलब आर को बाहर निकाल दो, तो चेंज किस में देख रहे हैं, टेम्परेचर में। मतलब इक्वेशन बन गई डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस आर डेल टी, ठीक है, क्लियर। अब डेल एच की वैल्यू पुट करो, डेल यू की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, देखो डेल एच, सॉरी पहले इसको भी क्लियर करते हैं, एच इज इक्वल टू था यू प्लस पी वी, है ना। मैंने दोनों साइड डेल लिया, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी, डेल पी वी। ओके, यहाँ पर हो गया। ओके, अब मैंने बोला उन्होंने कंडीशन दे दी कि जो नंबर ऑफ मोल है एन की वैल्यू जो है वो 1 है और गैस जो है आइडियल है, गैस कैसी है, आइडियल गैस है। तो मैं क्या लिखूंगी, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू, पीवी को क्या पुट कर सकती हूँ, पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, है ना। पीवी किस इक्वल होता है, एनआरटी के लिए, एनआरटी के, ठीक है। एन का वैल्यू 1 है तो पीवी इज इक्वल टू आर टी, वी कैन से दैट कि पीवी इज इक्वल टू आर टी, है ना। एन इज बिकॉज एन इज इक्वल टू 1 हेयर, तो हमने पुट कर दिया पीवी इज इक्वल टू आर, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, उसके आगे जब भी आप डेल लगाओ तो आप ब्रैकेट यूज करना। ओके, नाउ आर इज द गैस कांस्टेंट, आर में कभी चेंज नहीं आएगा, आर तो गैस कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो वही रहती है। तो चेंज किस में आएगा जी, चेंज किस में आ गया, टेम्परेचर में। तो यू कैन राइट इट डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस प्लस आर डेल टी, आर डेल टी। अब मैंने बोला फाइनल अब क्या करना है, डेल एच और डेल यू की वैल्यू पुट करनी है। डेल एच और डेल की वैल्यू जैसे मैंने बताया था कि सी पी डी टी, सी पी डी टी किसके इक्वल था, सी पी डी टी इक्वल था डेल एच के, भी दिखा भी दूंगी तुमको। ओके, सिमिलरली सी वी डी टी किसके इक्वल था, सी वी डी टी था डेल यू के इक्वल। तो यहाँ से आपने क्या करना है, डेल एच और डेल यू की वैल्यू पुट कर दी इधर, सी पी डी टी मतलब डेल टी, डी टी कुछ नहीं, डेल और डी का मतलब वही है चेंज, ठीक है। ओके ओके, ये कैपिटल टी रखना बेटा, मैंने स्मॉल टी कर दिया है, इसको प्लीज़ कैपिटल टी रख लीजिए, उधर भी कैपिटल टी कर देना साइड में। डेल और सी वी क्या होगा, सॉरी डेल यू क्या होगा, सी वी डेल टी प्लस आर
डेल टी, है ना, हो गया। अब देखो तीन इस इक्वेशन में तीनों के पास क्या है, डेल टी है ना, ठीक है, तो डेल टी को कैंसिल कर दो यहाँ से, ये राइट हैंड साइड में डेल टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, सो वी कैन राइट इट हैज, क्या लिख सकते हैं हम, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो फाइनल क्वेश्चन आ गया आपकी। अब देखो ये किसके लिए था, फॉर एन मोल, सॉरी फॉर 1 मोल, जब हमने एन का वैल्यू 1 रखा, अगर हम एन ज़्यादा होते, 1 से ज़्यादा होते, तो यहाँ पर क्या आता था, एन आर टी आना था ना, एन आर टी आना था यहाँ पे, तो एन को हम बाहर रखते, एन आर डेल टी आता, यहाँ पर भी एन आता और यहाँ पर भी एन आता, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाते, सी पी सी इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू एन आर, एन इज एन इंटू आर है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, आर है आपका गैस कॉन्स्टेंट, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है, तो ये आपने इन्होंने जो इक्वेशन ड्रॉ करी है दैट इज फॉर 1 मोल सी पी इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है, मैंने बताया कि अगर एन नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, कैसे इसकी फंक्शनिंग है, सब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।